नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि उसके अंदर आवाज़ का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसका हमने ध्यान रखा है थोड़ा सा इस बार। और आज हम CPCT के 8 अगस्त 2021 के शिफ्ट 3 को लगाने वाले हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के जो 52 क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने 7 तारीख और 8 तारीख की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की भी सीरीज लगा चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में। इसके अलावा आई बटन पर मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और ये जो वीडियोज़ के क्वेश्चन हैं उनके आप आंसर को जान सकते हैं। चलिए धीमे धीमे शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको ज़रूर बताइए कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। और यहाँ पर हम इजी मेथड अभी शुरू चल रहा है, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी लेवल इजी चल रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन को भी पढ़ा करें, तो आपको इजी पड़ जाएगा पेपर, उसको समझना आसान पड़ जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश को भी थोड़ा सा साथ में लेकर चलिए दोस्तों। तो फाइल आर ऑर्गेनाइज बाय शॉर्टिंग देम इन। फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय स्टोरिंग देम। उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं फाइल को, किसके अंदर। तो फाइल को हमेशा हम फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं, हमको मालूम है। किसी डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं तो डायरेक्टरी भी आंसर होता, वो भी सही होता। और फोल्डर, विंडोज़ में फोल्डर कहा जाता है डायरेक्टरी को, तो यहाँ पर डायरेक्टरी भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि ए टूल दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज इज कॉल्ड एन। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर और सिमुलेटर, कंपाइलर और कमांडर नाम दिए गए हैं। तो इंटरप्रेटर भी सही है और कंपाइलर भी सही है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको कंपाइलर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कंपाइलर बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये कंपाइलर नहीं होता तो हम इंटरप्रेटर को मान लेते, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन नहीं बोल रहा है, वो जो बोल रहा है कन्वर्ट एन प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। तो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर ही करता है। उसने ये भी नहीं बताया है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है, ये भी बताया नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो भले ही वो बताए या ना बताए, हम यहाँ पर कंपाइलर को प्राथमिकता देंगे, इंटरप्रेटर को नहीं देंगे। अगर वो स्पेशल पूछता है लाइन बाय लाइन तो हम इंटरप्रेटर को बता देते है ना। तो ये यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, तो कंपाइलर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी कंप्यूटर के अंदर होती है। तो सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी यहाँ दी हुई है, कैश मेमोरी होती है। और यदि कैश मेमोरी के बाद अगर और बात करते तो यहाँ पर रजिस्टर होते, रजिस्टर, तो वो और ज़्यादा फास्ट होते हैं कैश मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर कैश मेमोरी दिया है, बिल्कुल सही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है दोस्तों, वो ये दिया हुआ है कि एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेजर इन। यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है निम्न में से जो हार्ड डिस्क के लिए है। तो बाइट, टेराबाइट, बिट या निबल। तो टेराबाइट यानी कि टीबी जो है वो सबसे बड़ी मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर आती है, 1 TB। अब तो 2 TB की भी हार्ड डिस्क मैंने देखी है। तो टेराबाइट यहाँ पर सही आंसर है। तो यही पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हार्ड डिस्क के लिए सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो यहाँ पर टेराबाइट दिया हुआ है। सभी में सबसे नया टेराबाइट ही है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो टेराबाइट ही है। अगर मुझे पूछता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है हार्ड डिस्क में, साटा है या कोई और आईडी पॉड में हार्ड डिस्क है या SSD है, तो हम यहाँ पे SSD को अच्छा मान लेते। कोई नई टेक्नोलॉजी SSD आ गई है आजकल, और SSD से भी अच्छी आ गई है HSSD, उससे भी बेटर आ गई है आजकल ज़माने में। तो यहाँ पर ये सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है 5वां, द आउटपुट ऑफ एन इमेज थ्रू ए प्रिंटर इज ऑफन कॉल्ड। कि प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम दोस्तों हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर होती है, प्रिंट होकर आती है कंप्यूटर प्रिंटर से, उसको हम
हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसका आंसर सही है हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉन एज ए टॉगल की। निम्न में से कौन सी की है जो टॉगल की होती है, जिनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं वो बटन टॉगल की होते हैं। तो यहाँ पर नम लॉक को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये टॉगल की है। इसके अलावा कैप्स लॉक आता तो वो भी टॉगल की होता। तो यहाँ पर टॉगल की के लिए आंसर दिया हुआ है नम लॉक, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या उसका एग्जांपल है। तो एमएस वर्ड प्रोसेसर होता है, एमएस एक्सिस डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है। तो यहाँ पर एमएस एक्सिस बिल्कुल सही आंसर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। ये हमने फंडामेंटल में बताया है, इजी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन हमने पुटअप कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं। तो 7 क्वेश्चन ईजी हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन अगला आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन है, मीडियम लेवल में आ चुके हैं अपन अब। तो 8वां क्वेश्चन जो दिया है वो ये है द खाली स्थान डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर नंबर ओनली। निम्न में से कौन सा डाटा टाइप केवल नंबर को स्टोर करता है। तो ये एमएस एक्सेस में से पूछा गया है। एमएस एक्सेस में से पूछने पर ये क्वेश्चन दिया गया है मेमो, जो मेमो बड़ी फाइल सेव करने के लिए, बड़े टेक्स्ट को, जो करेक्टर नंबर दोनों सेव करने के लिए होता है, और नंबर डाटा टाइप केवल नंबर को स्टोर करता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर नंबर ओनली। तो इसका सही आंसर है नंबर। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि हाउ सीपीयू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को किस प्रकार पढ़ता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से डाटा मेन मेमोरी में आता है, रैम में आता है, एंड फ्रॉम सीपीयू रीड, और यहाँ से सीपीयू से पढ़ लेता है। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से वो कैश मेमोरी में पहुँच जाता है। तो ये जो इसका जो आंसर है पहला वाला वही करेक्ट है। हमेशा सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से डाटा लेता है और उसको पहले प्राइमरी मेमोरी ले जाता है। प्राइमरी मेमोरी से वो कैश मेमोरी ले जाकर के उस पर काम कर सकता है, और कैश मेमोरी उसमें है तो, नहीं तो फिर वो उसी में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला वाला सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है 10वां वो ये है कि फुल फॉर्म ऑफ ईपीरोम। तो इसका मालूम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका होता है, बिल्कुल सही आंसर है, हमको मालूम है। 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी एटीएम के अंदर निम्न में से क्या यूज किया जाता है, और पब्लिक इंफॉर्मेशन कियोस्क के अंदर क्या उपयोग किया जाता है। तो एटीएम मशीन के अंदर हम पेन, माइक्रोफोन और ये स्टाइलस के नाम से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि टच स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सही आंसर है। अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे इनमें से कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 7 तारीख के पेपर और 8 तारीख के सुबह के दोनों शिफ्ट के पेपर से इजी क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके इसी पेपर में आए हैं। 11वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन आते हैं। 12वें क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्ट्रेज डज एन इंकजेट कलर प्रिंटर हैव। जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसके अंदर मिनिमम, कम से कम कितने रंग, हाउ मैनी मिनिमम नंबर्स ऑफ कार्ट्रेज, कम से कम कितनी कार्ट्रेज इस्तेमाल की जाती है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर यदि आप देखें तो आजकल जो लेटेस्ट प्रिंटर आ रहे हैं उसके अंदर 4 बोतल इस्तेमाल की जाती है कलर के लिए, लेकिन उसने पूछा है कि मिनिमम, अब तो 5 भी करते हैं, मैंने एप्सन के प्रिंटर में 5 बोतल भी लगी हुई देखी है कलर की। तो यहाँ पर पूछा गया मिनिमम कितना करते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं। तो मैंने मिनिमम प्रिंटर जो देखे हैं कार्ट्रेज वाले, उसमें 2 कार्ट्रेज कम से कम लगाई जाती हैं, और 2 कार्ट्रेज के अंदर 4 रंग भरे होते हैं, 2 कलर एक कार्ट्रेज में, 2 कलर एक कार्ट्रेज में। तो 2 कार्ट्रेज इस्तेमाल की जाती है मिनिमम मेरे हिसाब से। तो इसका सही आंसर है 2। कलर प्रिंटर के अंदर मिनिमम कार्ट्रेज इस्तेमाल की जाती है वो 2 इस्तेमाल की जाती है। इंकजेट कलर प्रिंटर जो हो गया। अगला प्रश्न है कि विच ऑप्शन इज यूज टू इस कमांड टू लिस्ट ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन फाइल इन लाइनक्स। लाइनक्स के क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए हैं, और मैंने अपने नोट्स में लाइनक्स को इस बार फिर से जोड़ दिया गया है। तो ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑप्शन इज यूज विद इस कमांड, इस कमांड के साथ कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है टू ऑल फाइल, लिस्ट ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन फाइल। हिडन फाइल को देखने के साथ साथ ऑल फाइल को देखने के लिए लाइनक्स के अंदर कौन सी कमांड लगाई जाती है, इस कमांड के साथ में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो ए के लिए ऑल,
सबको देखना है तो ऑल के लिए ए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइनेक्स के भी ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पूछ लिया हो, कमांड के अंदर कमांड पूछी गई है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेवल भी डिफिकल्ट हो चुका है। तो अगला प्रश्न जो है वो ये है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में से विच विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू टू पैनल इन एमएस एक्सेस। कौन सी विंडो है जो टू पैनल में बटी होती है एमएस एक्सेस में। तो एमएस एक्सेस के अंदर डिजाइनिंग विंडो जो होती है वो टू पैनल में बटी होती है। डिजाइनिंग विंडो जिसमें ऊपर कुछ टेबल जैसी रचना होती है और नीचे डाटाबेस वगैरह, उसकी फीचर्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो डिजाइनिंग व्यू है, जो डिजाइनिंग विंडो है वो टू पैनल में बटी होती है एमएस एक्सेस में। जिन्होंने एमएस एक्सेस सीखा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं सीखा है हम एमएस एक्सेस भी सिखाने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और एमएस एक्सेस भी सीखिए। वर्ड सिखा चुके हैं और एक्सेल चल रहा है इस समय, तो एक्सेल भी सीरीज चल रही है, वहाँ एक्सेल सीख सकते हैं। पावर पॉइंट भी हम सिखा चुके हैं, फंडामेंटल भी सिखा चुके हैं, उसमें भी फंडामेंटल में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, तो वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारी वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं नई नई चीज़ें, और कमेंट करेंगे तो हम आपको आपके टॉपिक के रिलेटेड भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट विल बी आउटपुट फॉर द फंक्शन इस इवेंट। इस इवेंट फंक्शन होता है, उसके अंदर 2.1 लिखेंगे तो ये क्या आउटपुट देगा ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर। ओपन ऑफिस कैल्क एक्सेल जैसा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक्सेल की तरह फंक्शन चलाए जाते हैं। तो इसमें एक फंक्शन है इस इवन, इस इवन नंबर लिखा जाएगा तो क्या आउटपुट देगा। तो इवन और ऑड दो नंबर होते हैं, ऑड मतलब विषम होता है, इवन मतलब सम होता है। तो जब हम किसी नंबर को सम नंबर लिखते हैं कोष्टक के अंदर, तो इस इवन फंक्शन जो होता है ट्रू रिटर्न करता है और हमेशा वो इंटीजर नंबर को ही डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 2.1 लिखा हुआ है, 2.1 को वो डिवाइड करेगा 2 से, तो भागफल 0 आएगा, शेषफल भी इसमें 0 ही आएगा। तो इसमें इस इवन का आउटपुट ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, सही आउटपुट इसका ट्रू है। और ऑड होता है इज ऑड, तो ये फॉल्स रिटर्न करता। अगला जो प्रश्न है वो ये है, फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाया गया था, किसने बनाया था। तो वो सेंट्रोनिस्क ने बनाया था। पहला जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किसने बनाया था, सेंट्रोनिस्क ने बनाया था। इसको आप नोट कर लीजिए, मेरी बात मानिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ सही है कि प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसने बनाया था, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, ले लीजिए रजिस्टर, उसमें नोट कर लीजिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किसने बनाया था। अगर पूछता है कोई तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, जी हाँ, पहली बार इन्वाइट जो किया था वो एंट्रोनिक्स ने किया था। ठीक है, ये इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि लाइनक्स की कमांड भी आप नोट कर ली तो ज़्यादा अच्छा होता। ए कोडेड इज ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू। ए कोडेड इज ए डिवाइस, ए कोडेड एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर है, दैट जो इज यूज्ड टू खाली स्थान और खाली स्थान, ए डिजिटल मीडिया फाइल, जो इस्तेमाल की जाती है किसी दो काम के लिए, डिजिटल मीडिया फाइल सच एज ए वीडियो और सॉन्ग, यानी वीडियो और सॉन्ग वगैरह जो होते हैं उन फाइल को किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक सॉफ्टवेयर है एक कोडेड सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा उन्हें क्या करते हैं, तो वीडियो और ऑडियो को हमेशा हम, एक कोडेड का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसको कन्वर्ट कर दे, MP4 को 3GB बना दे, ऐसा सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो MP4 को 3GB बना देगा, मतलब उसको कंप्रेस कर देगा। तो एक कोडेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम किसी भी वीडियोस को या ऑडियोस या सॉन्ग वगैरह को हम कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने के लिए करते हैं। सही आंसर है कंप्रेस और डिकम्प्रेस। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन केस क्लाइंट रिक्वेस्ट
फ्रॉम द सर्वर। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, इन केस क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर। जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से तो वहाँ पर क्या है जो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, निम्न में से स्विचेस है, राउटर है, फायरवॉल है या प्रॉक्सी सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर के बीच में जब कनेक्शन बनाया जाता है तो पूरा जिम्मेदारी सेटिंग्स जो होती है वो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर प्रॉक्सी सर्वर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, प्रॉक्सी सर्वर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो ये है, इफ यू प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ ए 3 पेजेस डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन सेम यही 2 कॉपी क्वेश्चन 8 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था। इफ यू प्रिंट 2 कॉपी ऑफ ए 3 पेजेस डॉक्यूमेंट एंड यू चूज नॉट टू कलेक्ट देम, देन यदि आप 2 कॉपी को प्रिंट कर रहे हैं और वो 3 पेज की एक फाइल है और आपने कलेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया है, तब क्या होगा। तो कलेक्ट ऑप्शन जो होता है वो दोस्तों मैंने बताया था सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे Ctrl+P प्रेस करूँ और यहाँ पर मैं अगर Ctrl+P प्रेस करने के बाद देखूँ कि बॉक्स सामने आएगा और मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 कॉपी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 यहाँ मैं लिख दूंगा। 3 लिखने के बाद इस फाइल में कितने पेज हैं, 1 से लेकर के 111 तक पेज हैं। तो और मैंने कलेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा, कलेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो 3 कॉपी निकलेंगी, लेकिन पहले पेज की 3 कॉपी, दूसरे पेज की 3 कॉपी, तीसरे पेज की 3 कॉपी, इस प्रकार से 111 पेज तक की हर पेज की 3-3 कॉपी प्रिंट की जाएंगी। अगर कलेक्ट कर देंगे तो पहले से लेकर के 111 तक एक कॉपी निकल जाएगी, फिर 1 से लेकर के 111 तक दूसरी कॉपी निकलेगी और फिर 1 से लेकर के 111 तक तीसरी कॉपी निकलेगी। तो इस प्रकार से 3 कॉपी कलेक्ट करी हुई निकलेगी, क्रम में लगी हुई निकलेगी। तो अगर हम कलेक्ट को नहीं चुनते हैं तो क्या होगा, पहले की 3 कॉपी, दूसरे की 3 कॉपी, तीसरे की 3 कॉपी ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है, कलेक्ट को नहीं चुनेंगे तो 2 कॉपी प्रिंट करने पर क्या होगा। 2 कॉपी प्रिंट करने पर पहले पेज की पहला पेज प्रिंट हो जाएगा 2 कॉपी, दूसरा प्रिंट हो जाएगा 2 बार और तीसरा भी 2 बार प्रिंट हो जाएगा। लाइन से 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे प्रिंट नहीं होगा। ऐसे कब होगा, जब हम कलेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर जिसका सही है। यही कॉपी, यही ऑप्शन, यही पेपर सिर्फ 2 के पेपर में ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे जैसे पूछा गया है। यही ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को भी हमारी वीडियो के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, लेकिन ओपेरा ब्राउज़र का नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर बूटिंग बायोस स्टैंडर्ड फॉर। बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव असेंबलर सोर्स कोड। असेंबलर सोर्स कोड जो होता है उसके लिए फाइल जो सेव की जाती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो असेंबलर का एक्सटेंशन ASM.ASM होता है। ये हमारी PDF फाइल में आप देख सकते हैं, हमने PDF फाइल CPCD के लिए बनाई है एक बुक, उसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप कहें तो उसकी लिंक आपको हम अवेलेबल करा देंगे, हमारे नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। असेंबलर के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑथोराइज एक्सेस इज यूजुअली जनरेटेड बाय एंटरिंग योर यूजर नेम एंड। एक ऑथोराइज एक्सेस मतलब होता है किसी भी चीज़ को ओपन करना, वेबसाइट को ओपन करना, किसी विंडोज़ को ओपन करना, सॉफ्टवेयर को ओपन करना, उसको ऑथोराइज का बताना कि हम सही बंदे हैं, फर्जी बंदे नहीं हैं। तो ऑथोराइज एक्सेस इज यूजुअली जनरेटेड बाय एंटरिंग यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड से सिक्योरिटी दे सकते हैं, अपन ऑथोराइज कर सकते हैं। तो यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा हम ऑथोराइज कर सकते हैं।
अभी तक 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं और कोई भी क्वेश्चन मुझे कठिन अभी तक नहीं लगा है। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। मैनी वेबसाइट यूज ए, बहुत सी वेबसाइट इस्तेमाल करती हैं कोई चीज़ टू डिफाइन देयर सिक्योरिटी और आइडेंटिफाई, अपनी सिक्योरिटी और आइडेंटिफाई के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। अपनी वेबसाइट जो होती है अपने आप की अथॉरिटी बताने के लिए, अपने आप की सिक्योरिटी बताने के लिए, अपनी आइडेंटिफाई बताने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करती हैं। तो इसका आंसर सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, और डिजिटल सर्टिफिकेट होता तो वो भी इसका आंसर सही होता। डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जिससे वो बता सकते हैं कि हम ऑथोराइज वेबसाइट हैं। जैसे कि हमारा कोई दुकान वालों के पास भी एक ऑथोराइज सर्टिफिकेट होता है, बताते हैं हम इससे ऑथोराइज हैं। सर्विस सेंटर वालों के पास होता है। ऐसे ही अगर वेबसाइट पे काम करता है तो वेबसाइट के पास भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कि वो अपने ऑथेंटिफिकेशन बताती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए लेज़र प्रिंटर जनरेट ए टोटली ब्लैक पेज। एक लेज़र प्रिंटर है, वो टोटली ब्लैक पेज प्रिंट कर रहा है, पूरा का पूरा ब्लैक पेज प्रिंट कर रहा है। तो व्हाट इज केस, क्यों, क्या हुआ उस समय ऐसा? तो नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, इसका जो ऑप्शन दिया है नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, बताऊंगा अभी क्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया है माल फंक्शनिंग इमेजिंग लेजर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता प्रिंटर के अंदर। नो पावर टू ट्रांसफर कोरोना और नो पावर टू ट्रांसफर कोरोना, मतलब कोरोना जो एक वायर होता है लेजर प्रिंटर के अंदर, कोरोना वायर, उसके ऊपर पावर नहीं जा रही है, हो सकता है ये ऑप्शन। और नो लेबल इन टोनर कार्ट्रिज, कार्ट्रिज नहीं है, कार्ट्रिज नहीं होगी तो कागज़ ब्लैंक प्रिंट नहीं होगा, हल्का प्रिंट होगा, ब्लैक प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। बचे दो ऑप्शन, नो पावर टू ट्रांसफर कोरोना और नो पावर टू प्राइमरी कोरोना। तो यहाँ पर कोरोना को पावर ट्रांसफर नहीं हो रही है, इस वजह से कागज़ प्रिंट नहीं होता है और ब्लैक प्रिंट होता है कागज़। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही माना जाएगा। नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, मतलब प्राइमरी कोरोना जो दिया गया है, मेन कोरोना वायर जो दिया है, उस वायर पर पावर ही नहीं जा रही है। तो ट्रांसफ़र होना अलग बात है, वहाँ जाना पावर अलग बात है। तो पावर नहीं है उसमें, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, ट्रांसफ़र से मतलब नहीं होता है ना। तो ये नो पावर टू प्राइमरी कोरोना ऑप्शन नहीं होता, तो हम इसको सही मान लेते। तो ये नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, यानी कि कार्ट्रिज के अंदर एक कोरोना वायर होता है, बिल्कुल बाल जैसा वायर होता है, उस वायर पे प्रॉपरली पावर नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आपका कागज़ ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। अगर उस पर सही से पावर जाएगी तो ब्लैंक प्रिंट नहीं होगा, ब्लैक प्रिंट नहीं होगा, ब्लैक प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो अगला प्रश्न, ए हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो कॉम्बिनेशन है किसका? डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कितनी होती हैं? 2 का, 3 का, 4 का, 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का कनेक्शन हाइब्रिड टोपोलॉजी कनेक्शन कहलाता है। ये हमने आज ही अपने नोट्स में पढ़ाया है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होता है वो 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी का कलेक्शन जो होता है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज ओनली 2 डिफरेंट सिंबॉलिक टू रिप्रेजेंट डाटा। निम्न में से कौन सा नंबर सिस्टम है जो केवल 2 डिफरेंट सिंबल या 2 डिजिट का इस्तेमाल करता है? जी हाँ, उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें केवल 2 नंबर्स 0 और 1 इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 एड्रेस जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी 32 बिट लेंथ होती है। ये हमने नोट्स में बताया है, IP एड्रेस की 32 बिट लेंथ होती है। और IP वर्जन 6 जो होता है वो 64 बिट का होता है। तो IP वर्जन 4 32 बिट का होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंटेड बाय। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करती है कौन सी? तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, द पिंग कमांड
इज नॉट यूजफुल फॉर द फॉलोइंग। पिंग कमांड का इस्तेमाल किस काम के लिए नहीं करते हैं? तो पिंग कमांड से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो रिप्लाई आता है नेटवर्क में उसको देखने के लिए करते हैं। तो फिलहाल इसमें जो पूछा गया है किसके लिए नहीं करते हैं, तो ट्रैकिंग एंड आइसोलेटिंग नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, इसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं अपन, देखने के लिए रिप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। डिटरमाइनिंग स्टेटस नेटवर्क, इसके लिए भी करते हैं। और टेस्टिंग मेजर एंड मैनेजिंग नेटवर्क, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चेंजिंग द पासवर्ड वगैरह के लिए कोई इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो यही सही ऑप्शन है। अगर आपको मालूम है पिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं तो आप समझ जाएंगे इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं। तो पहले आप इस्तेमाल जानो पिंग का इस्तेमाल क्या है, इसके बाद इसको आप क्वेश्चन को लगाइए। अगला जो क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2007 में स्लैश शॉर्ट कमांड किस रिबन टॉप में मिलती है? स्लैश शॉर्ट मतलब होता है शॉर्टिंग व्यू जो होता है, स्लैश शॉर्टर व्यू जो होता है किस ऑप्शन में मिलता है? तो स्लैश शॉर्टर जो पावरपॉइंट में मिलता है वो हमें व्यू टैब में मिलता है दोस्तों, व्यू टैब में मिलता है। सही आंसर है व्यू टैब। अगला क्वेश्चन है, MSN एक ऐसी वेब सर्विस है जिससे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? MSN एक वेबसाइट है जिसके द्वारा अपन जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जब विंडो XP पर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ आपको मिलता है ये। MSN एक वेब सर्विस है जिसका इस्तेमाल फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर पहली बार आई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब is used to add a page number in Word document? Which of the following tab is used to add a page number in document and in Word document? तो ये जो Word document के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो पहला which of the following tab is used to add a page number in Word document? तो निम्न में से किस टैब इज यूज टू ऐड पेज नंबर को ऐड करने के लिए किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है, किस टैब में? तो पेज नंबर इंसर्ट टैब में आते हैं दोस्तों, पेज नंबर आपके इंसर्ट टैब में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द करेक्ट की कॉम्बिनेशन टू बी यूज टू डिलीट वन वर्ड द लेफ्ट? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सुबह के शिफ्ट में। लेफ्ट करने की लेफ्ट साइड में एक वर्ड को खत्म करना है, एक करेक्टर को नहीं। करेक्टर करते हैं बैक स्पेस से और पूरा एक वर्ड खत्म करना है, तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाने पर हम लेफ्ट साइड के पूरे शब्द को गायब कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू या मेनू इन विच टैब? तो किस टैब में हमको फुटनोट मिलता है? फुटनोट वगैरह ये सब रेफरेंस के काम होते हैं, तो ये सब हमको रेफरेंस टैब में मिलता है। किस में मिलता है? ये सब हमको रेफरेंस टैब में मिलेंगे। एंड नोट, फुटनोट, ये सब हमको रेफरेंस टैब में मिलेंगे दोस्तों। रेफरेंस टैब इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू चेंज द पॉइंटर टू अ पेन इन ए स्लाइड शो मोड इन MS पावरपॉइंट? पावरपॉइंट के अंदर पॉइंटर को पेन के रूप में चेंज करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो Ctrl+P शॉर्टकट की है। जब स्लाइड शो हो रहा होता है उस समय हम Ctrl+P दबाते हैं तो पॉइंटर हमारा पेन की तरह बन जाता है और वहाँ पर हम कुछ भी उससे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ द पाई चार्ट? पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है। तो डोनट पाई चार्ट जैसा होता है, स्पाई पाई चार्ट जैसा होता है। रिंग मतलब पाई चार्ट को बोलते हैं, गोल गोल होते हैं, लेकिन लाइन को हम पाई चार्ट नहीं कहते हैं। तो ये वेरिएंट नहीं है पाई चार्ट का, लाइन चार्ट अलग हो गया। तो मिलता जुलता जो ऑप्शन थे वो तीनों थे, बाकी लाइन चार्ट अलग है। अगला है, टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द सेम ऑर्डर, मतलब रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द सेम ऑर्डर में ऑन ईच बार, प्रत्येक बार पे किस चार्ट इज यूजफुल इन MS एक्सेल? निम्न में से कौन सा चार्ट है जो यूजफुल है किस लिए? इंफॉर्मेशन को सेम ऑर्डर में दिखाने के लिए, ईच बार के रूप में। तो हर बार के लिए, हर बार बन के आएगा, तो उसके लिए हम कॉलम चार्ट कह सकते हैं। कॉलम चार्ट इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अब कॉलम चार्ट जैसा काम जो होता है किससे करेंगे? वो स्ट्रैक चार्ट से कर सकते हैं। डोनट चार्ट ये नहीं होगा, लाइन चार्ट से हम कर सकते हैं ये काम, लेकिन वो ईच बार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा
और रडार चार्ट भी गोल गोल बनता है, वो जाली जैसा होता है, ये भी नहीं करेगा। स्टैक चार्ट कॉलम चार्ट जैसा होता है, तो स्टैक चार्ट से हम ये काम कर पाएंगे, जिसमें हम डाटा को अलग अलग कॉलम में दिखा सकते हैं, अलग अलग चीज़ में दिखा सकते हैं। मैं एक एक्सेल के अंदर सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ जिसमें हर चार्ट को अलग अलग दिखाया जाए, अलग अलग बताया जाए, हर चार्ट को समझाया जाए। हालांकि हमने एक्सेल में समझाया है चार्ट कैसे बनाते हैं, पर चार्ट के अलग अलग प्रकार हर चार्ट को बनाना नहीं सिखाया है। हर चार्ट को बनाने के लिए कह दिया था आप बना के देखिए, प्रॉब्लम आप हमसे पूछिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर मैं हर चार्ट की वीडियो बनाकर डाल दूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग चार्ट कौन कौन से चार्ट होते हैं और किस किस चार्ट का इस्तेमाल किस लिए क्या कर सकते हैं अपन। और वो सारे ऑप्शन में ये इन ऑप्शन को देखकर ही मैं सीपीसीटी में क्वेश्चन जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं चार्ट वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, समझने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है व्हेन यू क्लिक एन एनवेलप आइकन, जब आप एनवेलप आइकन पर क्लिक करते हैं इन क्रिएट ग्रुप मेलिंग टैब में, तब MS वर्ड 2016 के अंदर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसका नाम क्या होता है। तो एनवेलप पर क्लिक करते हैं या लेबल पर क्लिक करते हैं, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, एनवेलप पर या लेबल पर। तो एनवेलप एंड लेबल नाम का डायलॉग बॉक्स सामने आता है, जिसमें हम एनवेलप और लेबल दोनों को बना सकते हैं। दो टैब अलग अलग टैब होते हैं उसमें। MS वर्ड का क्वेश्चन है ये। तो MS वर्ड में जब एनवेलप पे क्लिक करते हैं तो एनवेलप एंड लेबल नाम से बॉक्स सामने होता है, और लेबल पे क्लिक करते हैं तो भी वही बॉक्स सामने आ जाता है। तो ना भी डायलॉग बॉक्स का नाम पूछा है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर वेब सर्च इंजन। तो कौन सा पॉपुलर वेब सर्च इंजन है, सभी जानते हैं, गूगल सब चलाते हैं, इंटेल को नहीं चलाता है, एप्पल ये चलाता नहीं है, वैसे भी ये इंटेल विंटर सर्च इंजन है भी नहीं, सर्च इंजन एक ही है इसके अंदर, गूगल। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इज जीमेल खालिस्तान टैब इज यूज्ड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ बिल्स एंड स्टेटमेंट। तो निम्न में से कौन सा टैब है जहां पर हम जीमेल के अंदर नोटिफाई ऑफ बिल्स और स्टेटमेंट को मतलब बिल और स्टेटमेंट को नोटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा टैब है। तो वो अपडेट टैब जो होता है, जिससे हम जीमेल के अंदर जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको हम देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे टैब होते हैं, प्राइमरी होता है, फॉर्म्स होता है, प्रमोशंस होता है, अपडेट्स होता है। तो अपडेट्स के अंदर अपडेट जो आते रहते हैं, मतलब नए नए नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइन चार्ट, लाइन चार्ट नहीं है। तो देखिए स्टैक लाइन चार्ट जैसा होता है, 100 GB स्टैक लाइन है, 3 GB लाइन चार्ट जैसा हो सकता है। लेकिन रडार चार्ट होता है वो लाइन चार्ट जैसा नहीं होता, बल्कि वो वेव जैसा होता है, एक मकड़ी की तरह होता है, एक पाई चार्ट की तरह होता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों लाइन चार्ट की तरह हैं और ये लाइन चार्ट की तरह नहीं है। वी कैन अप्लाई, हम अप्लाई कर सकते हैं खालिस्तान को डिफरेंट चेंज केज यूजिंग Shift+3। तो हम Shift+3 का उपयोग करके ये मॉर्निंग की शिफ्ट 7 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन आया था, Shift+F3 से हम कितने केज इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 केज होते हैं टोटल, लेकिन Shift+F3 यूज करने पर केवल 3 केज इस्तेमाल होते हैं, बाकी जो 2 केज इस्तेमाल नहीं होते हैं। टॉगल केज वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है, केवल 3 केज इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की Shift+F3 है चेंज केस की, लेकिन जब बार बार दबाते हैं तो केवल 3 ही केस वहाँ पर काम करेंगे, बाकी जो 2 केस आपके अप्लाई नहीं होते हैं वो आपको ऑप्शन से ही अप्लाई करना पड़ेंगे। अगला प्रश्न है दीपू डजंट वांट टू यूज एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड पेपर साइज। दीपू कोई भी स्टैंडर्ड पेपर साइज इस्तेमाल करना नहीं चाहता है ऑन द साइज मेनू से टू प्रिंट एन MS वर्ड में से साइज मेनू से कोई भी स्टैंडर्ड साइज अप्लाई करना नहीं चाहता है। इन दैट केस, इस केस में ही हैज टू क्लिक मोर पेपर साइज, उसने मोर पेपर साइज पे क्लिक कर दिया, विच इज एट द खालिस्तान ऑफ द साइज मेनू। तो उसने पूछा है कि दीपू नंबर लड़का है एक, तो दीपू डजंट वांट टू यूज एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड पेपर साइज, उसने कोई भी पेपर साइज इस्तेमाल करना नहीं चाहता है ऑन द साइज मेनू में से टू प्रिंट करने के लिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में से। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड साइज इस्तेमाल करना नहीं चाहता है दीपू। इन केस, इस केस में ही हैज टू क्लिक मोर पेपर साइज, उसने क्या किया, मोर पेपर टाइप पे साइज पे क्लिक किया, विच इज एट द खालिस्तान और द साइज मेनू। उसने पूछा कि कौन सा है जो साइज मेनू के विच इज द किस में होगा साइज मेनू। तो साइज मेनू ये आपको किस में मिलेगा, मोर पेपर साइज कहाँ पे मिलेगा ये पूछा गया है। तो ऊपर मिलता है, लास्ट में मिलता है, तो मोर पेपर साइज आपको हमेशा लास्ट में मिलेगा।
ये पूछा गया है कि मोर पेपर साइज पे क्लिक करना चाहता है तो ये ऑप्शन किस जगह पे अवेलेबल है, तो ये आपको बॉटम में अवेलेबल होता है। जब क्लिक करेंगे पेपर साइज पे तो आखिरी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप जाकर के पेपर का मतलब कस्टम साइज इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको शायद ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। देखिए ये मैंने वर्ड ओपन किया और मान लीजिए वो दीपू मैं हूँ और मैं इसके अंदर इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ स्टैंडर्ड पेपर साइज, तो मैं पेपर लेआउट में गया और पेपर साइज में जाकर यहाँ से मोर पेपर साइज पे क्लिक करूँगा, मोर पेपर साइज पे। तो कहाँ पे उन्होंने पूछा कि ऑप्शन कहाँ मिलता है, ये ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है बॉटम में सबसे नीचे मिलता है, सबसे नीचे ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ मिलता है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमको सबसे एंड में लास्ट में मिलता है, बॉटम ऑफ द लिस्ट में मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर। तो हेडर पेज के ऊपरी मार्जिन में आता है, फुटर पेज के निचली मार्जिन में आता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, हेडर इज प्लेस्ड एट द टॉप वाइल फुटर इज प्लेस्ड एज बॉटम। करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप समझ गए, ऊपर आता है वो हेडर, नीचे आता है वो फुटर। ये तो सिंपल क्वेश्चन सबको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ टू एनेबल मैक्रो इन एम एस एक्सेल 2000 या 2003 में या 2000 एम एस एक्सेल के अंदर हम मैक्रो को कैसे इनेबल करते हैं। तो ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्रो का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, लेकिन ये इस बार किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया, आखिरकार इस पेपर में पूछ ही लिया कि मैक्रो को इनेबल कैसे करते हैं। तो मैक्रो को इनेबल करने के लिए नए एम एस ऑफिस में हम जाते हैं, फाइल मेनू में, फिर ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन में जाकर के वहाँ से हम उसे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन 2003 में और 2000 में पूछा गया है, तो इसके अंदर कैसे करते हैं। इसके लिए हम हमेशा टूल्स मेनू में जाते हैं, उसमें टूल्स मेनू होता है, टूल्स टैब नहीं होता है, जो टूल्स टैब नहीं है, टूल्स मेनू होता है और टूल्स मेनू में आपको मैक्रो मिलेगा और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से इसको अपन इनेबल कर पाएंगे। तो ये टूल्स मेनू से मिलता है, ना कि टूल्स ऑप्शन से। और ये ऑप्शन जो दिया है ना, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, एक्सेस ऑप्शन, ये ट्रस्टेड में जाकर के, ये नए वाले एम एस ऑफिस में दिया है, ये 2007 वाले में सही स्टेप यही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2003 वाले की, तो उसकी स्टेप ये सही है, टूल मेन्यू में जाकर के मैक्रो में जाते हैं, फिर सिक्योरिटी में जाते हैं, टूल टैब में नहीं जाते, टूल टैब गलत छपा हुआ है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी अचीव बाय राइटिंग मैक्रो इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन है जिसको अपन अचीव नहीं कर सकते मैक्रो के द्वारा, वहाँ उसे चला नहीं सकते, वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो कौन सा फंक्शन है। तो कंप्रेशन ऑफ डाटा एंड टेक्स्ट, अप्लाइंग स्टाइल, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट या मैनिपुलेट। तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं मैक्रो के द्वारा, क्रिएटिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह को, लेकिन उसे कंप्रेस करने का कोई भी काम एक्सेल में नहीं होता है, इसलिए हम कंप्रेस करने का काम मैक्रो के द्वारा नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस ऑफ डाटा और टेक्स्ट का काम मैक्रो से नहीं हो सकता, ये काम एक्सेल में होता ही नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। बाकी जो काम होते हैं वो हम मैक्रो से कर सकते हैं। ठीक है। What key do you need to press on the keyboard to insert a dollar। यदि आपको डॉलर साइन बनाना है तो कीबोर्ड में क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस 4 4 नंबर होता है ऊपर 1 2 3, उसको दबाते हैं 4 बनता है, लेकिन शिफ्ट के संग दबाते हैं तो डॉलर बन जाता है। तो डॉलर बनाने के लिए शिफ्ट 4 दबाते हैं और डॉलर टाइप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, in the find and replace features of MS Word, find what is the word to be search and दूसरा ऑप्शन जो होता है वो रिप्लेस करने के लिए होता है। तो दो ऑप्शन होते हैं रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस में। फाइंड बात में जो ढूंढ रहे हैं वो टाइप करते हैं, और जो चेंज करना है वो क्या कहाँ पर टाइप करते हैं, वो टाइप करते हैं रिप्लेस विद, यहाँ पे आएगा रिप्लेस विद ऑप्शन होता है। तो फाइंड रिप्लेस बॉक्स के अंदर फाइंड बार में जो फाइंड करना है वो आएगा, और रिप्लेस विद में उसकी जगह जो नया काम करना है वो आएगा। तो रिप्लेस विद इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड के तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कंट्रोल आर देन इन इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर इंडेंट जो होता है और लाइन स्पेसिंग जो होती है उसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रोल, कितने नंबर हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडेंट और स्पेसिंग के अंदर। तो वहाँ पर तीन नंबर होते हैं टैब इंडेंट में, लेफ्ट राइट और फर्स्ट इंडेंट, है ना। तो ये स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पर 3 नंबर इस्तेमाल कर पाएंगे। एमएस वर्ड में टैब इंडेंट कितने नियंत्रण
हिंदी तो कर ही नहीं सकता भाई, इंटर पता नहीं क्या कर ही नहीं सकते अपन। कंट्रोल आर द इंडेंट स्पेसिंग टैब MS वर्ड। कितने होते हैं MS वर्ड के अंदर टैब इंडेंट को स्पेस करने के लिए ऑप्शन? 3 ऑप्शन होते हैं, तो 3 कंट्रोल्स होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो ये है, हाउ विल यू टर्न ऑन स्टिकी की इन विंडो 7 और विस्टा। विंडो विस्टा के अंदर या विंडो 7 के अंदर हम स्टिकी की को कैसे ऑन कर सकते हैं? तो प्रेस शिफ्ट बटन और 5 टाइम इन ए रो। शिफ्ट बटन को दबाना है 5 बार इन ए रो, एक ही बार में, एक ही कतार में, 1 2 3 4 5 बार दबाते हैं शिफ्ट बटन को, तो स्टिकी नोट जो होता है, स्टिकी की एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है विंडो 7 में और विंडो विस्टा में। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। तो ये तो विंडो 11 है सिर्फ मेरी, तो अगर ये विंडो 11 नहीं होती 7 होती तो 5 बार दबाने पर स्टिकी नोट ओपन हो जाता। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज। सिस्टम प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? विंडो के साथ में पुश ब्रेक दबाएंगे तो आपकी सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। विंडो पुश ब्रेक, विंडो पुश ब्रेक, ये देखिए दबाई मैंने, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो चुका है। देख सकते हैं कौन सी विंडोज़ है, कितना प्रोसेसर है, कितना रैम है, इसमें अपन देख सकते हैं। तो ये दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जो मंगाते हैं वो यही ऑप्शन होता है। ये हम विंडो प्लस पुश ब्रेक दबा करके हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो विंडो प्लस पुश ब्रेक के द्वारा हम सिस्टम प्रॉपर्टी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 52 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और दोस्तों 7 तारीख के पेपर और 8 तारीख के पेपर के बाद जो पेपर ये पेपर जो है 8 तारीख का आखिरी पेपर जो है, ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा हुआ है। 5 पेपर में से सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा इजी पेपर मुझे 8 तारीख का सबसे आखिरी शिफ्ट 3 का पेपर लगा है, जो आप आज देख रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं और जो लोग पास हो गए हैं उनको गुड लक, बधाई हो। और जो लोग नहीं हो पाए हैं वो आगे के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, ताकि वो आगे CPCD के पेपर निकाल सकें। और चाहते हैं कि वो ऐसी कोशिश करते रहें, सीरीज लगाते रहें। हमारी सीरीज चलती है यूट्यूब पर कंप्यूटर की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसको लगाते रहें। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, वहाँ देखते रहें। इसके अलावा हमारी थ्योरेटिकल वीडियो को देखें और पुराने पेपर को लगा के देखें। और इसके अलावा और भी कई सारे चैनल हैं जो यूट्यूब पर CPCD के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ भी आप जाकर के अपनी क्लास ले सकते हैं, उनकी सीरीज लगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर भी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल पर भी सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद ना आया हो, अच्छा ना लगा हो तो कमेंट में बताइए ज़रूर कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा है दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा प्यार ऐसे बढ़ता रहे, हम बांटते रहें दूसरों को प्यार और मिलते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।